नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र थोड़ा सा आज कह लीजिए कि पेनफुल है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के नाम है या थोड़ा हायर लेवल से बिकवाली के नाम है। जहां आज सबसे बड़ा इवेंट था एमपीसी का और एमपीसी के आउटकम में अनुमान से बेटर साइड पर आप कह लीजिए, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कटौती, और ये कटौती भारतीय बाजारों के लिए तो फेवरेबल थी ही, लेकिन हायर लेवल से एक बड़ा ड्रॉप इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। निफ्टी है तो अभी सिर्फ 30 अंकों के आसपास ही गिरावट में, लेकिन ये ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ नीचे आया था। सेंसेक्स भी करीब करीब 165 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि रफली %0.5 नीचे है, 213 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज उतनी बिकवाली नहीं है। मिड कैप तो इनफैक्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है, करीब करीब %0.5 या 1/4% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगी कि एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस डिक्लाइन के सामने हैं तो थोड़े ही करीब करीब 1012 1020 एडवांसेस हैं, और रफली 1400 साढ़े 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में उतना पेन नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, फिर भी डिक्लाइन थोड़े ज़्यादा साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आज जो बाजार में कमान संभाली है वो कमान संभाली है मेटल ने। करीब करीब 2.5-3% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और जो अच्छी तेज़ी यहाँ पर बाजार में बनी है, उस बाजार की तेज़ी की वजह आज जो देखने को मिल रही है उसमें कुछ हद तक चाइनीज़ नंबर या फिर आरबीआई का जो एमपीसी है, दोनों का एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज आज मेटल ने कमान संभाल रखी है और एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रियल्टी इंडेक्स एक और ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे %0.5% के आसपास की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। दरअसल ये सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस है जिसमें रियल स्टेट आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आता है, ऑटो स्पेस आता है, जहाँ पर कुछ हद तक बाइंग आज के सत्र में अदरवाइज देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सत्र आप कह सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचित जी मौजूद हैं बीएनके सिक्योरिटी से। रचित सर से हम बातचीत हमने बजट से पहले की थी और आज बजट के बाद वापस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर और आपके सवालों के जवाब पर भी। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू सर, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर मार्केट ने आज डिस्काउंट किया है जिसमें आरबीआई की एमपीसी थी और एमपीसी में 1/4% का ब्याज कट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अगले ट्रिगर के तौर पर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्या आउटकम आता है देखते हैं बाजार उसको, और प्लस अर्निंग तो है ही, एफआईआई की बिकवाली है ही। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? सबसे पहले सुमित सर नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, बजट के पहले हम कनेक्ट किए थे और एक अनसर्टेनिटी हमारे ऊपर होवर कर रही थी। बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट जिन्होंने भी बजट देखा फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ऐसा लगा कि क्यों ही ये स्पीच चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बट एंड में जो मास्टर स्ट्रोक मार के गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इस बार पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई कि बजट को देखने के बाद थोड़ी सी एक राहत देखने को मिली थी। तो देखिए, वो वहां से हम थोड़ा सा अपना एक पूरा बैकग्राउंड बनाते हुए चलते हैं। जिस तरीके से बजट आया और बजट के बाद 12 लाख रुपए तक की जो सैलरी है, वहां तक उन्होंने टैक्स फ्री इनकम कर दी। उसमें जितना लिक्विडिटी बूस्ट है वो तो अपनी जगह है ही, उससे बड़ा बूस्ट है एक सेंटिमेंटल बूस्ट कि हाँ, गवर्नमेंट फाइनली ये मानने को तैयार हो गई है कि सिचुएशन थोड़ी सी ग्लूमी हो रही है और टैक्स में कहीं ना कहीं अब उनको कटौती करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम एक स्लो डाउन की ट्रेजेक्टरी पकड़ लेंगे। तो इसको मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से लिया और उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट भी किया। बट मंडे को जो सिचुएशन देखने को मिली, हमारे ट्रम्प साहब जो है वो अपना टैरिफ वॉर चालू करते हुए दिखे। दो ट्यूसडे से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, बट हाँ, मंडे को प्रेशर था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब हम बात करते हैं आज की स्थिति की। आरबीआई के गवर्नर ने जो रेट कट करी है, वो तो एक पॉजिटिव है ही। आज आप देखिए, इफ आई एम करेक्ट, मई 2020 के बाद पहला रेट कट, पिछले 5 सालों में हमने रेट कट नहीं देखा था। हम एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम में बैठे हुए थे और आज वो रेट कट देखने को मिल रहा है, तो एक खुशी तो है। मगर उनका जो स्टांस है वो अभी न्यूट्रल ही है। मतलब न्यूट्रल स्टांस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ये डर जरूर देता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जो हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है या डॉलर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा दिखता है, तो वो रेट कट को रोक ने। न्यूट्रल स्टांस जो था वो थोड़ा सा एक
आप ऐसे कह सकते हैं कि रंग में भंग डालने वाला काम कर रहा है। बट हाँ, वी हैव वेलकम्ड इट। 25 बेसिस पॉइंट्स ही सही, मगर एक रेट कट तो आया। 5 साल से हम लोग जो इंतजार कर रहे थे वो आज हमको देखने को मिल गया, और मार्केट उसको किसी न किसी तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहा है। अब जी। हम मार्केट की अगर बात कर लें तो देखिए, मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। जो पिछली बार जब हम मिले थे एक रेजिस्टेंस था 23,300, अब वही एक सपोर्ट बन गया है। 23,300 से 23,800 के रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन को ब्रीच करता है, और जिस साइड में ब्रीच करता है उस साइड आपको थोड़ा एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जहां तक हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए 49,650 एंड 50,800, ये दो लेवल्स हैं जो आपको एक रेंज बन के दिख सकते हैं। इसके इधर साइड अगर मूवमेंट आता है तो ही आप कुछ और आगे के डायरेक्शन में मूवमेंट देखेंगे, अदरवाइज अभी इस रेंज में ही मार्केट रहता हुआ दिख रहा है। तो एक दायरे के अंदर ही शायद बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े, और हर तेज़ी को जो इस्तेमाल किया जा रहा है सोफार तो मार्केट्स में बिकवाली के लिए ही देखा जा रहा है। अच्छा सर, अगर कोई निफ्टी में लॉन्ग है या शॉर्ट है, या बैंक निफ्टी में लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसके लिए कोई टारगेट स्टॉप लॉस जो आप आइडेंटिफाई करके चल रहे हो? देखिए, अगर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग की पोजीशन अपनी बना के रखें 23,300 का। अगर ट्रेडिंग बैठे 23,300 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और 23,800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी भी जैसे हमने कहा 49,650 वुड बी योर स्टॉप लॉस लेवल, एंड 50,800 वुड बी योर टारगेट लेवल। ओके, चलिए अब कुछ वो भी आएंगे आपके सामने, गेनर लूजर भी। आज इंडेक्स में कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है, तो तमाम शेयर भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। आज थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो भारतीय एयरटेल, ऑब्वियसली नंबर्स का एक इम्पैक्ट वहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ेगा, तो निफ्टी के टॉप गेनर में उसका नाम शुमार है। मेटल में तेज़ी है तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये दोनों में अच्छी खरीदारी है। आईटीसी होटल निफ्टी का रीसेंट एंट्रेंट, और शायद रीसेंट ही एग्जिट भी हो, लेकिन दोनों में खरीदारी है। आईटीसी होटल में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर निफ्टी के कुछ लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आज आईटीसी में है नंबर्स के दम पर। एसबीआई कल से ही बिकवाली चल रही है। बीईएल और टीसीएस, ये चारों नाम जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। आज मिड कैप के गेनर्स की अगर बात किया तो आज मिड कैप में सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयरों में जो नाम शुमार है उसमें भारतीय हेक्सा है, नंबर्स का इम्पैक्ट है। इंडस टावर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है। अपोलो टायर नंबर्स का इम्पैक्ट है, और डिक्सन टेक, यहाँ पर भी आज थोड़ी बहुत खरीदारी है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर जहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें सेलेक्टिव नाम आज यहाँ पर भी अर्निंग्स के दम पर ही बिकवाली देख रहे हैं। मेजरली आज जो प्रेशर है वो अर्निंग्स के दम पर ही मिड कैप में भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आज लेकिन जो सेलेक्टिव नाम है जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें प्रेशर आज देखने को मिल रहा है डिलीवरी में, पीआई इंडस्ट्रीज़ में, कोचिन शिपयार्ड में और कमिंस इंडिया में, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पे आज जहाँ पे खरीदारी है उसमें आधार हाउसिंग है, चंबल फर्टिलाइजर है, इंडियन इन्फोलाइन है और ग्लेनमार्क फार्मा जहाँ पे खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पे है एनसीसी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, पीवीआर और बीएमएल, जहाँ पर भी नंबर्स का इम्पैक्ट आज के सत्र में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा सर, एक बार एसबीआई को देखिए आप, यहाँ पर 2 दिन हो गए, नंबर्स तो बढ़िया थे, नंबर में ऐसी कोई खराबी नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैट पहुँचाने वाला बैंक है ये, अब देश का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला बैंक, और शेयर फिर भी लगातार 2 दिन से टूट रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, स्टेट बैंक, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, मेरे को उम्मीद ये थी कि आज पॉलिसी आने के बाद एक ये ऐसा काउंटर है जो जरूर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट कट तो आई है, मगर रेट कट के साथ जो एक स्टेटमेंट आ गया न्यूट्रल स्टांस का, वो कहीं ना कहीं बाजार को भी अच्छा नहीं लगा, और उसके चपेटे में मैं समझता हूं स्टेट बैंक भी आ गया है। मगर अगर आपके पास स्टेट बैंक अभी पोजीशन में है तो आप इसमें बिल्कुल पोजीशन बना के रखें विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं समझता हूं करीबन 720 को अगर ब्रीच करता है तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ओवर रिएक्ट कर रहा है। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट के बाद भी नहीं चल रहा है, तो आप 720 के स्टॉप लॉस या 716 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा एक डायरेक्शनल मूव दिखाएगा अपसाइड में, 780 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 780 के लेवल आ सकता है अगर बाजारों का सपोर्ट भी इसको मिल जाता है तो। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों पर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, रचित सर से किसी भी शेयर को लेकर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर माध्यम देखेंगे जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए हिस्सा बन सकते हैं।
नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874 और साथ ही साथ ईमेल आईडी money9query@tv9.com। और उसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद है यूट्यूब पर भी, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं कुछ सवालों पर भी। गोपाल जी का एक सवाल आया है और इनका जो सवाल है कि CDSL और जुबिलेंट फूड इन 2 शेयरों में ये निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए। क्या निवेश करना चाहिए रचित सर? देखिए बिल्कुल CDSL आप देखें कि आज आपका 10 रुपए की तेजी जरूर दिखा रहा है, बट लेटली करेक्ट हुआ है और करेक्ट होने के पीछे का मैं आपको कारण भी बताता हूं। वैसे तो ये एक स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट का एंसिलरी स्टॉक है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 1800 प्लस लेवल्स पे भी गया था। इसका जो लेटली नंबर आए थे उसमें जो अकाउंट ओपनिंग है वो तो डिसेंट दिख रही थी, बट जो मार्जिन था वो कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखा था और उसको चलते आप देखिए जिस तरीके से स्ट्रीट ने पनिश किया है। अब मैं समझता हूं कि अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है और इंडियन इन्वेस्टर्स पे विश्वास है तो ये वैल्यूएशन अब आपको अट्रैक्टिव लगेंगे। आप बिल्कुल अगर एक लंबी अवधि का समय लेके चलना चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करें, मगर इसमें इन्वेस्टमेंट की मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे आप जो भी बाय करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और आज इस हफ्ता थोड़ा स्टेबल रहा है, बट पिछले नवंबर से लेके हमने जिस तरीके का मूवमेंट देखा है हम उसको नहीं भुला सकते और FIS की सेलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो आप यहां पे अराउंड 40% अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी में आप अराउंड 1150 के लेवल्स पे अगर आता है तो और अपनी पोजीशन बनाएं। और उसके बाद आप देखें आपको बहुत मीडियम टर्म ही हम देखें तो 1600 तक के लेवल्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 1600 तक के लेवल आ सकते हैं। जुबिलेंट फूड को लेकर कोई राय? रचित सर, जुबिलेंट फूड भी आप देखिए जी, जुबिलेंट फूड भी आप देखें, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, जिन्होंने हमारे जेन जी को थोड़ा थोड़ा फंड दे दिया है फॉर कंजम्पशन, उसका इन क्वार्टर्स टू कम आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट मैं खरीदारी की सलाह करंट लेवल्स पे नहीं दूंगा। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना ही चाह रहे हैं तो 650 रुपए के आसपास कोई लेवल आए वहां पे पोजीशन क्रिएट करें। और आप अगर इसको मीडियम टर्म के लिए भी रखते हैं तो 650 पे पोजीशन क्रिएट की भी आपको अराउंड 750 टू 800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड में भी आप बने रह सकते हैं और कोई भी ड्रॉप मिले तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कंजम्पशन ड्रिवन बूस्ट मिला है इस बजट में, तो ये धीरे धीरे आपके नंबर्स में इफेक्ट करेगा। और वैसे भी जुबिलेंट फूड ने एक टाई अप भी किया है बॉटलिंग को लेकर, तो वो भी कंपनी के लिए आने वाले समय में, इस ग्रुप के लिए रादर, एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर रहेगा। टाटा टेक पे मानस साहब का एक सवाल आया है। 150 शेयर हैं, 1060 के दाम पर खरीदारी है और 15 शेयर टाटा एलेक्सी के भी हैं 6900 के दाम पर। रचित सर, टाटा टेक स्लोली एंड स्टेडली उन जोन्स पे आ चुका है जहां से बहुत ज़्यादा गिरावट की तो गुंजाइश अब दिख नहीं रही, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए टाटा टेक IPO आप देखें जब आया था तो इतना यूफोरिया था और IPO ने लिस्टिंग भी बहुत अच्छी करी थी, बट समहाउ स्ट्रीट इसको बहुत अच्छी तरीके से ले नहीं रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं अभी देखने को मिलेगा भी। अगर आपके पास होल्डिंग है और हायर लेवल्स पे आपकी होल्डिंग है तो मैं समझता हूं करंट लेवल्स पे आप थोड़ा सा एवरेज इसको जरूर कर सकते हैं, मगर इसके पीछे आप एक चीज और नजरिया अपना मेंटेन रखिएगा कि अगर आप इसमें एवरेज कर रहे हैं आपको पेशेंस, जैसे बोलते हैं पेशेंस इज द की, वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है नियर टर्म में हम कोई भी ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसका अगर आप साइंस ऑफ रिवर्सल की मेरे से बात करें तो मैं समझता हूं अगर ये 960 रुपए का लेवल जब भी ब्रीच करेगा उसके बाद ही आप इसमें नए लेवल्स देख सकते हैं। टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग बिलो 960 कोई डिसेंट अपसाइड की उम्मीद ना करें और ऐसा बिल्कुल ना करें कि यहां से 25-50 रुपए 100 रुपए का मूवमेंट कर ले तो आपको ऐसा लगने लग जाए कि एक अच्छी ट्रेडिंग बेट बन सकती नहीं। 960 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर ही आप इसमें कुछ करें, अदरवाइज थोड़ा सा पोजीशन बनाएं, पेशेंटली बैठे रहें, इवेंचुअली रिटर्न देगा। तो इवेंचुअली रिटर्न देगा, लेकिन ये बात सही है कि इसमें ऑलरेडी जो यूफोरिया था वो 1400 रुपये के आसपास बहुत ज़्यादा था एंड स्लोली एंड स्टेडली वो कूल ऑफ हुआ और अब आप
एक्यूमुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद 950 960 के ऊपर ही आप लगा के चलिएगा। इसके अलावा सबिया सैयद जी का एक सवाल आया है, इनके पास दो नाम है, मेदांता और वेदांता। इन दोनों में क्या करना चाहिए? रचित सर, वेदांता तो आज का स्टार परफॉर्मर और मेदांता कल का था, सो करेंगे इन दोनों में? देखिए, जहां तक वेदांता की बात है तो वेदांता तो स्टार परफॉर्मर भी है। और इसके साथ साथ आप देखें, वेदांता की मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज लगती है इनके डिविडेंड पेमेंट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसको अच्छे से रखें और ये आपको डिविडेंड पेमेंट्स तो अच्छे देगा ही देगा, उसके साथ साथ रिटर्न भी देगा। मैं समझता हूं आपको इसमें बहुत नियर टर्म में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। ये ही 480 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है, आप देखें एक नए 52 हफ्ते की ओर अपनी जर्नी बिल्कुल ये चालू कर सकता है। पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और मेदांता? मेदांता में आप देखें तो मेदांता का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दे रहा है कि लोअर लेवल से इसने अच्छा बाउंस किया है। आपको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वो रेजिस्टेंस के बहुत पास ट्रेड कर रहा है 1180। अगर 1180 के ऊपर ये ब्रेक देखिए 1 से 2 दिन ट्रेड करता है तो बहुत इजीली आपको 1360 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर हम इसके चार्ट देखें तो लेटली जो 1000 1020 के लेवल हैं और 1040 के लेवल हैं, कुछ एक ढंग की बाइंग कैंडल्स देखने को मिली है। पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें, आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल पाएंगे। ओके, तो आपको दोनों को लेकर, मेदांता और वेदांता दोनों को लेकर राय दी है रचित सर ने। आप उसके अलावा उन पर आप एक बार को नज़र बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा रचित सर, एक रवि जी का सवाल आया है कि ये विप्रो में नया निवेश करना चाह रहे हैं और लंबी अवधि का इनका निवेश है, ये करने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या राय रखते हो? देखिए, एक चीज है कि आईटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मैं समझता हूं आईटी कैन बी द फ्लेवर ऑफ सीजन। और जब हम आईटी की बात करते हैं तो टीसीएस ने और आपके इन्फोसिस ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर विप्रो में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। मगर विप्रो के इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये, जब आप, क्योंकि अभी 318 चल रहा है और 300 या 295 रुपए के आसपास का लेवल दिखे तो आप इन्वेस्टमेंट करें। 1 2, अगर विप्रो आपका पसंदीदा शेयर है, ये फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग रहता है, मगर जिस तरीके से हाई बीटा मूवमेंट और आईटी के स्टॉक्स करते हैं या आईटी के मिड कैप स्टॉक्स करते हैं, वैसा परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट करें। डिसेंट स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट जरूर करें, बट यहां से थोड़ा सा करेक्ट करें, वहां करें और थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए करें। अगर आपका एक मीडियम टर्म का बेट है तो फिर यहां ना करें, कोई और स्टॉक देखें। लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिल्कुल बने रहें, ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको रणनीति बताई गई है, लेकिन खरीदारी कहाँ करनी है ये भी आपको रचित सर ने क्लियर कर दिया है। रचित सर, एक सवाल संजय जी का आया है, इनके पास अमर राजा मोबिलिटी के शेयर हैं, करीब 1391 के दाम पर खरीदारी है। और अगर आपने नाम सुना हो तो एक नाम है मिष्ठान फूड, ये सेबी की रडार पे भी है और सेबी ने शायद इनको बैन भी कर दिया है। सो इन दोनों पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? देखिए, अमर राजा मोबिलिटी के लिए मैं आपको एक चीज थोड़ा सा अपना पर्सनल उससे बताना चाहूंगा। मतलब आई एम ऑटो एंथुसियास्ट, आई हैव मल्टीपल सेट्स ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड आई कीप ऑन राइडिंग। और मैं बहुत लॉन्ग राइड्स करता हूं और ये एक अकेली बैटरी है। मतलब नॉट ट्राइंग टू सॉलिसिट, बट एक प्रोडक्ट का मैं आपको डायरेक्टली चैनल चेक दे रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आई कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइनअप। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट करके रखें, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मार्केट की वॉलेटिलिटी चलते और कुछ नंबर्स में थोड़ा सा इशू था, उसके चलते एक बॉटम ये जरूर बनाता हुआ दिख रहा है 1020 का। अगर वहां पे मेंटेन कर लेता है और रिवर्सल दे देता है तो आपको बहुत नियर टर्म में बाउंस बैक एक अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर नहीं करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस केस में ये सपोर्ट जो फिर मिलता है इसको वो 880 रुपए के आसपास मिलता है। तो मैं यहां पे आपके एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, दो आपने 1300 रुपए पे ले रखा है। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते या तो ये ब्रेकआउट दे दे आप माने 1120 के ऊपर, तो आप इसमें पोजीशन रिक्रिएट करें। मतलब मैं आपको रिवर्स एनालिसिस भी बता रहा हूं कि बढ़ते हुए भाव में जब ब्रेकआउट देता है तो भी हम एवरेज कर सकते हैं, या 880 के पास मिले तो आपके लिए एक बेटर एवरेजिंग बेट मिल जाएगी।
और अगर आप देखें, आपके भाव तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर लेके चलते हैं तो आपको ये 1680 से 1800 का भाव भी दिखा सकता है। अच्छा सर, कितनी बाइक है आपके पास? सर अभी तो गैराज में 4 मोटरसाइकिल्स हैं, हाँ। और मैं लद्दाख सर्किट कर चुका हूँ, अ, जयपुर से ही कर्नाटका कर चुका हूँ, सीटर आसपास करता रहता हूँ। व्हेनेवर आई गेट टाइम आई टेक द मोटरसाइकिल आउट एंड आई राइड। कौन कौन सी है रचित सर? मेरे देखिए, एक तो सी आई मॉडल जो तो पुराना था बुलेट का उल्टी गियर वाला, एक वो है। जी। एक यूसीई मॉडल की रॉयल एनफील्ड है। एक मेरे पास केटीएम हम्म। 390 है। तो आई कीप ऑन राइडिंग, और सब में एमरॉन की बैटरी लगी हुई। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप एक बार जरा दोबारा इंटरनेट कनेक्शन रीचेक करो, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं कुछ। आपसे मैं दोबारा संपर्क साधता हूं। तब तक हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूं। हमारे साथ बक्सर से बातचीत करने के लिए ऋषिकेश वर्मा साहब मौजूद हैं। वर्मा साहब नमस्कार। कर रही है उन्होंने आपकी। वर्मा साहब आप होल्ड करके चले गए। वर्मा साहब सुन पा रहे हो आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया या वो फ़ोन होल्ड पर रख के चले गए हैं। इनका सवाल जो था वो था आईआरएफसी को लेकर। हालांकि वो दाम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, उन्होंने खरीदारी कहाँ की है, लेकिन आईआरएफसी में हर रोज़ मोरलेस एक ना दो सवाल तो आते ही हैं। करीब करीब 151 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। 100 शेयर इनके पास हैं और 134 रुपये के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी पिछले साल 205 का हाई बना चुका है और पिछले ही साल स्टॉक ने करीब करीब 124 रुपये से ये चाल दिखाई थी। तो दोगुना होने के बाद अब वापस वो वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। रचित सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो आईआरएफसी में करना क्या चाहिए? चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इनके इंटरनेट को लेकर कामकाज कर भी रहे हैं। आईआरएफसी कुछ नंबर्स आपके सामने जरूर रख देता हूं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यूज लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से ये कंपनी पोस्ट करने की बात कर रही है। मुनाफे फ्रंट पर करीब करीब 6537 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में, इस साल में आने की बातचीत है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई मुनाफे का नंबर होगा। रफली 6400 करोड़ पिछले साल FY24 में कंपनी ने क्लोज किया है। एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देती आई है, लेकिन जो कैश फ्लो का नंबर है वो पिछले 4 साल या 3 साल से नेगेटिव था। इस साल के अंदर वो थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंटरेस्टिंग पार्ट यही, करीब करीब 86% के आसपास इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है और 11-11.5% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 97% के आसपास की हिस्सेदारी सिर्फ इन्हीं दो पक्ष की है, और म्यूचुअल फंड और FII इस कंपनी के अंदर सिर्फ 2 से 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। इस शेयर में जब 2022 में, मार्च 2022 के आसपास जब इसका दाम कहीं 2 डिजिट में था, तब इस कंपनी के अंदर करीब 55,000 के आसपास के निवेशक थे। लेकिन आज जब ये शेयर एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, तब से लेके अब तक अगर इस पर नज़र डालेंगे तो ये नहीं, इनफैक्ट हाँ, 15 लाख के आसपास के निवेशक थे, वो अब बढ़कर 55 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखी गई, वैसे वैसे इसमें इंटरेस्ट ड्रॉ हुआ, और इंटरेस्ट ड्रॉ होने के बाद इसमें रिटेल होल्डिंग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। इसीलिए 15 लाख से बढ़ के रफली 5 गुना के आसपास इसमें अब शेयर धारक पहुंच चुके हैं। सो इस तरह की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं बिकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और रिटेल पब्लिक जो है वो उसे काफ़ी हद तक लोड करते हुए दिखाई पड़ रही है। रचित सर, आप सुन पा रहे हो मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बैकएंड पे बैठ के आपकी पूरी कमेंट्री भी सुन रहा था। आपने जिस तरीके का एक डीप डाउन एनालिसिस दिया है आईआरएफसी पे, जी। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये करेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है रेलवे को फोकस करता हुआ, जो कि देखने को नहीं मिला है। और आप देखें, इसमें पेन आपको अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ सारे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास इसकी पोजीशन है तो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको लेके रखे रहें, क्योंकि जिस तरीके का ये पेन दिखा रहा है, देयर विल कम अ टाइम पूरा, क्योंकि
आज आपको एक फंड एलोकेशन नहीं दिया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन एंड ऑफ आप देखें कि बजट के बाहर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और एक रेलवे फोकस है गवर्नमेंट का। तो जिस तरीके का बजट में सारी चीजें आई हैं, उसके पहले एक हाइप था कि रेलवे में कुछ आएगा, वो नहीं फुलफिल हो पाया है, इसलिए करेक्ट कर रहा है। और अगर आपके पास पोजीशन है, आप मेंटेन करें। थोड़ा सा पेन आपको और देखने को अभी मिल सकता है। मैं समझता हूँ हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अराउंड ये 98 रुपीज भी दिखा दे। बट जैसे ही रेलवे पूरा का पूरा टर्न अराउंड करेगा, क्योंकि अपने ऊपर से इतना करेक्ट कर चुका है, और इसमें आप देखें वर्किंग इसकी इतनी अच्छी है, और जैसे कि अभी सुमित सर पीछे से बता भी रहे थे कि गवर्नमेंट में कितना इसमें फंड डिप्लॉय कर रखा है, और एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी बन सकता है आगे के लिए, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं अगर आप पोजीशन मेंटेन करते हैं और नीचे आता है एवरेज करते हैं, तो आपको एक लंबी अवधि के नजरिए रखते हुए अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आपको राय दी गई है आईआरएफसी के संदर्भ में। अब गणेश जी का एक सवाल आया है इजी ट्रिप पर। 1000 शेयर हैं, 19 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अल्मोड़ा से सवाल है। इकलौता ऐसा नाम जहां पर प्रमोटर लगातार माल बेच रहे हैं और पब्लिक लगातार माल खरीद रही है, करना क्या चाहिए इसमें रचित सर? देखिए, अगेन आपने वो बात बोल दी जो मैं बोलने वाला था। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जो पिट्टी साहब हैं वो अपना माल डिप्लॉय किए जा रहे हैं पूरे टाइम, और कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आती है, कुछ एक अपसाइड आता है, और फिर सारा का सारा जो आप देखें प्रोमोटर एंड से सेलिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम बनी हुई है, और आपने जिस लेवल पे दे रखा है उससे आप देखिए करेक्ट भी बहुत ज्यादा कर चुका है। अब बस इसमें एक ही रे ऑफ होप है। कहीं ना कहीं ये बातें ये भी आ रही हैं कि जो फंड निकाल रहे हैं वो एक कोई आपकी ट्रैवल वेबसाइट ही है, उसमें ही सॉरी, एक कोई एयरलाइन है जिसमें वो बिडिंग करके और उसको एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। अगर उसका बेनिफिट आपको मिलता है एज अ शेयर होल्डर, या ऐसा कुछ होता है, तो इसमें कुछ है। अदरवाइज द प्रोमोटर ग्रुप इज एग्जिटिंग लाइक एनीथिंग, दो इनका कॉर्पोरेट बिजनेस बहुत अच्छा है। अब आप करेक्ट तो बहुत ज्यादा कर चुके हैं, और एक पेन है, मतलब आई हैव सीन इट। इजी ट्रिप प्लानर्स बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं 40, 42, 44 रुपए आता है, और फिर ये उसके बाद स्प्लिट भी हो गया था। प्रॉब्लम इसमें है, आपने 19 रुपए में ले रखा है। देखिए, प्रैक्टिकली इस भाव में बहुत मुश्किल होता है कहना, बट आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसको मेंटेन करें और 10 रुपए 80 पैसे के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर ले। अगर वो भी ब्रीच कर जाता है, क्योंकि आपकी कैपिटल अराउंड 50% खत्म हो जाती है, वो दुखदाई तो होगा। मगर एक कोई खराब अगर हमने प्रोपोजिशन ले लिया है या बिजनेस ले लिया है जो कि लॉस मेकिंग है, उसमें बने रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसमें एक और चीज ये भी कहूंगा कि अगर ऊपर आता है तो प्लीज आप अपनी पोजीशन लिक्विडेट करें। ये कोई बहुत अच्छा दमखम ना तो दिखा रहा है, और ना ही प्रमोटर की तरफ से इस कंपनी के लिए कोई पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। चलिए, जैद अली साहब का सवाल है, इनके पास सीमेंस के शेयर हैं, 7800 रुपए के दाम पे खरीदारी, और ये भी फ्री फॉल में ही है, करना क्या चाहिए इसमें रचित सर? देखिए, सीमेंस में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्री फॉल तो है, और आपने देखा होगा कि बजट के बाद बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स के स्टॉक्स थे, चाहे एबीबी ले लीजिए, और ये सारे का सारा जो ग्रुप था वो एक करेक्शन में अरेस्ट हुआ था, क्योंकि लोगों को बहुत ही बुरा लगा था जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कैपेक्स को लेके कोई भी बात नहीं करी थी। बट रियलिटी ये है कि हमें ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट के पिछले साल का जो कैपेक्स था वो भी पूरी की पूरी तरीके से डिप्लॉय नहीं हुआ था ड्यू टू इलेक्शंस। और मैं समझता हूं कि अब जो गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट अब जब डिप्लॉय करना चालू करेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया भी हर महीने वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इतना अब उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है। ये पेन अरेस्ट होता हुआ दिखेगा अराउंड 4800 लेवल्स, क्योंकि आप 5500 तक है ही, वहां तक भी अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और उसके बाद एक टर्न अराउंड, जैसे जैसे इनके ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट का कैपेक्स आपको दिखने लग जाएगा, एक टर्न अराउंड भी आएगा। पहले भी ये स्टॉक परफॉर्म कर चुका है, वापस इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि जितना पेन आना था अब वो बहुत हद तक फैक्टर इन हो चुका है, पोजीशन बनाए रखें। तो सीमेंस को लेकर राय आप सुन रहे थे। इसके अलावा संजीव कुमार साहब का एक सवाल आया है केपीआई ग्रीन पर, इस पे चर्चा कम होती है, आप क्या राय रखते हो? केपीआई ग्रीन के ऊपर कल नंबर भी आए, दोनों नंबर अच्छे थे, केपीआई ग्रीन के भी और केपीईएल के भी,
अब क्या करना चाहिए? देखिए, केपीआई ग्रीन की जब तक हम बात करते हैं, कि इसमें आप बता सकते हैं किस भाव में इन्होंने ले रखा है? इन्होंने खरीदारी का दाम नहीं लिखा है रचित सर, सिर्फ इन्होंने आपका व्यू पूछा है केपीआई ग्रीन पर। देखिए, केपीआई ग्रीन में भी अगर हम देखते हैं तो एक फॉल के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है, और यहां से अगर ये मोमेंटम मेंटेन करता है तो 570 के लेवल्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जी, तो एक अच्छे पुल बैक नंबर्स के बीच में स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, सो इसलिए भी आप अदरवाइज पे नजर रखिएगा। एक टीटागढ़ रेलवेज, इसके ऊपर भी एक सवाल आया, 1018 रुपए के दाम पे खरीदारी है, बहुचर्चित शेयर है ये भी, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, अब मैं वापस वो पूरी पूरी बात बोलूंगा तो ये रेपिटेशन हो जाएगा। रेलवे है, परेशानी नहीं है, और बस एक मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई थी, उस पे खरा नहीं उतरा है, और कहीं ना कहीं अभी इसमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, जो कि आगे कंटिन्यू हो सकता है। अभी 890 के भाव में चल रहा है, मैं समझता हूं इसको सपोर्ट लेते लेते करीबन 820 का भाव भी आप देख सकते हैं। 820 पे सपोर्ट लेता है तो ये वहां से रिवर्सल देगा, बट हाँ, अगर आप ये सोचें कि जैसे पिछले कुछ सालों में रेलवे ने मूवमेंट किया वैसा ही ये मूवमेंट करेगा, अभी ऐसा करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ गया है, कंपनी अच्छी है, और अगर 820 पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले लेती है तो आपको इन नियर फ्यूचर अपने भी भाव देखने को मिल सकते हैं। मध्यम से लंबी लंबी अवधि के लिए रखें, अच्छा रिटर्न ये काउंटर दे सकता है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखिए, एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है पहले चला है बजट से पहले, सो अब थोड़े कूल ऑफ भी हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब प्रमिला जी मौजूद हैं दिल्ली से। प्रमिला जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरे पास इंड मर्चेंट बैंक के 500 शेयर्स हैं 38.65 पे। ओके, ये मैम खरीदारी कब की थी आपने? ये मैंने 1-2 दिन पहले की थी। ओके, और मैम इसको खरीदारी करने की कोई खास वजह? नहीं, ऐसे ही कुछ चैनल में देख रही थी तो किसी ने जैसे रिकमेंड किया था। मैम इस पे कोई स्टॉप लॉस आपको बताया था क्या उन्होंने? स्टॉप लॉस तो नहीं बताया था। चलिए, आमतौर पे इसकी चर्चा होती कम है, और आपने जब ये नाम लिया तभी मेरे जहन में आया, वरना इसको कभी ट्रैक भी नहीं करते थे, लेकिन आपने आज बात की है इसलिए बातचीत हो भी रही है। रचित सर, इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये स्टॉक का नाम है, अगर आप ट्रैक कर पाओ तो 511473 ये BSE कोड है। तो चर्चा आमतौर पे होती नहीं है इस पे, लेकिन इन्होंने खरीदारी की है 38 रुपए के दाम पर, और थैंकफुली अभी 38 के आसपास ही कामकाज भी कर रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, पहले तो इस कंपनी के हम मुझे आई एम सो सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा सा या तो इशू चल रहा है। देखिए, पहले इस कंपनी को हम थोड़ा सा फंडामेंटली भी स्टडी कर लें तो मार्केट कैप ही 171 करोड़ का है, और डिविडेंड यील्ड है नहीं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है नहीं है, और आप 52 वीक हाई लो भी देखें तो लो के पास ही ये बाय कर रही हैं। फ्रैंकली फंडामेंटली आई डोंट अंडरस्टैंड द कंपनी दैट मच, तो हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल्स निकाल के देख लेते हैं, और टेक्निकल पैटर्न में भी आप देखें कोई बहुत अच्छा मुझे लेवल नहीं दिख रहा है। मैं समझता हूं यहां से करेक्ट होता हुआ ये एक बार आपको 32 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये अभी भी इस भाव पे मेंटेन कर रहा है। और देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और मैम ने जैसे कहा कि कहीं देखा और इन्वेस्ट कर दिया, तो प्लीज ये ऐसा मत किया करिए, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या सेल्फ स्टडी करिए। आप कुछ लकी लोगों में से हैं जिनका भाव अभी भी मेंटेन कर रहा है। कंपनी इतनी छोटी है, क्या बिजनेस है, डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, पेन आपको देखने को मिल सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज एग्जिट द स्टॉक। तो प्रमिला मैम, आप एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि इस कंपनी में बाकी कुछ अगर आप देखें या ना देखें, एटलीस्ट रेवेन्यू का नंबर तो देख लीजिए। इस क्वार्टर में 9 करोड़ रुपए की मार सेल है, और 150 करोड़ रुपए की मार्केट कैप या 200 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप इस तरह से भी देख लीजिए कि कंपनी आम तौर पे कम चर्चित है, और अगर कहीं भी कोई गिरावट आती है बाजार में बड़ी, तो शायद ये शेयर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो ऐसी इलिक्विड कंपनियां या जिनकी चर्चा कम होती है उनसे थोड़ा दूर रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाजार में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन लार्ज कैप में अवेलेबल है, पहले आप उनको प्रेफरेंस दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है।
अब बातचीत कर लेते हैं सुधीर कुमार साहब के एक सवाल पर। इनके पास ITI के शेयर हैं और 10,000 क्वांटिटी है 400 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए रचित सर? बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं ये ITI की, और ये एक समय तो बढ़िया चला था, अब वापस नीचे आ रहा है, क्या किया जाए? देखिए ITI, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है और करेक्शन इनके भाव से बहुत डिसेंट देखने को मिल रहा है। अगेन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, ये एक थोड़ा प्रीचिंग ज्यादा दिख रहा है। क्वांटिटी आपको थोड़ी हैवी लेनी होती है, बिल्कुल लें, कोई परेशानी नहीं होती, बट जब आप 10,000 शेयर की बात कर रहे होते हैं तो रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी इन वन गो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एवरेज करके रखें, ताकि जो अगर स्टॉक नीचे आ रहा है उसका कहीं ना कहीं आपको एक एवरेजिंग बेनिफिट मिल जाए। बट एनी हाउ, अब आपने कर लिया है तो इसमें आप एक चीज देखें कि आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है ये स्टॉक आपको ऑड 295 के लेवल्स भी दिखा दे। जब ये स्टॉक 330 रुपए के ऊपर 1-2 दिन या 4 दिन डिसेंट वॉल्यूम के साथ आपको मेंटेन करता हुआ दिखेगा, तभी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है और ये 390 तक का रनअप तब कर सकता है। बट वैसे अगर आप मेरे से पूछें कि क्या उस टाइम निकलना होगा, निकलना बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और देखिए मैं समझता हूं आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन एक फ्लेवर बना रहेगा, आप इसमें पोजीशन बनाए रखें। बट आगे के लिए प्लीज अगर क्वांटिटी हैवी रखें तो एवरेज जरूर करें। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं तो एवरेज करके लें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें। इतना बड़ा निवेश अगर आप कर रहे हैं और अगर आप ट्रेडर के तौर पे कर रहे हैं तो पहले स्टॉप लॉस लीजिए। 100 रुपये नीचे 10,000 शेयर, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं किस तरह का बड़ा लॉस आप ऑलरेडी खा रहे हैं। एक सवाल संजीव कुमार जी का है। इनके पास ऊनो मिंडा के शेयर हैं, 1,000 रुपये के दाम पे खरीदारी है और 200 शेयर हैं। ये पूछ रहे हैं क्या फर्दर यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है? आप क्या राय रखते हो रचित सर? देखिए बहुत ही उम्दा स्टॉक है और ऊनो मिंडा के लिए तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि चाहे ICE इंजन हो, चाहे EV हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इनका सप्लाई बहुत मैसिव है। और क्योंकि ये जिस तरीके के इक्विपमेंट्स में काम करते हैं वो हमारी रनिंग में हर व्हीकल में काम में आते हैं। और इनके साथ एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनका जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उसमें भी इनका बहुत अच्छा कमांड है। मतलब ये मैं सब आपको बता पा रहा हूँ एक चैनल चेक के थ्रू कि जब हम अपने व्हीकल्स के लिए भी जाते हैं तो ऊनो मिंडा के हमको स्पेयर्स मिलते हैं। कंपनी की वर्किंग बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लेना चाहें, मतलब आपने 1,000 रुपए में ले रखा है, अभी 1,061 चल रहा है, अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो देखिए एक चीज समझनी होगी कि चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं एक डेंट मारने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर आपको एवरेज करना है थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपको ये 930 रुपए के आसपास का लेवल दिखाता है तो वहां पे एवरेज करें, करंट लेवल्स पे कुछ ना करें, क्योंकि आपकी बाइंग से नीचे तो है, बाइंग से ऊपर तो है, मगर अभी कोई भी इसमें टिंकरिंग की कोई जरूरत नहीं है। और मीडियम टर्म में भी हो सकता है आपको 1,200 का लेवल मिले, बट 200 क्वांटिटी डिसेंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। नीचे आपको एवरेज करना हो तो 920 930 के लेवल्स पे करें। 920 930 के आसपास आप एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर है। कंपनी अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यही नहीं, इनफैक्ट इस जो डीमर्ज बाकी ग्रुप में से जो बंटवारे हुए थे वो कंपनी भी अच्छी है। सो आप सब पे नज़र रखिए, लेकिन समय थोड़ा दीजिए और नीचे एवरेज करिए, वो ज़्यादा बेटर है। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ चूरू से बातचीत करने के लिए राकेश कुमार साहब मौजूद हैं। कुमार साहब, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर लेमन ट्री 133 के भाव पे लिया हुआ 100 शेयर है और ये बार बार 155-60 के आसपास जाके वापस आता है। अब 140 के आसपास आ रहा है, तो इसमें कुछ और ऐड करें या क्या करना है? तो राकेश सर, आप कितना समय इसको दे सकते हो? और नहीं, समय तो दे सकते हैं सर, समय के हिसाब से कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये 155-60 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा, 2-3 बार जाके आ गया ये। तो रचित सर क्या करना चाहिए? 133 पे नहीं खरीदारी है, 100 शेयर हैं और ये बात खुद भी ये मान रहे हैं कि कई बार ये 140 145 50 के जोन में आता है, फिर ठंडा हो जाता है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए लेमन ट्री को अगर आप देखें तो करीबन 21 क्वार्टर में, क्योंकि इसी वीक नंबर आए थे और मैं मैनेजमेंट कमेंट्री भी पढ़ पाया था, 21 क्वार्टर्स में हाईएस्ट परफॉर्मेंस इसने रजिस्टर किया है।
और जो इनका एवरेज रूम रेंट होता है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। और ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात हमको भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक ब्रेकआउट देगा, बट समहाउ कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट ये आप एक और चीज देखें कि बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। और जैसे ही फेज ऑफ कंसोलिडेशन खत्म होता है और ब्रेकआउट ये देता है ऊपर के साइड, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये हम इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव आ रहे हैं। कंपनी बहुत डीप पेनिट्रेशन कर रही है अभी पूरे इंडिया में अपने होटल्स को लेके। आप पोजीशन मेंटेन करें, पेशेंस रखें, आपको अच्छा अपसाइड ये कंपनी दिखा सकती है। तो आप पेशेंस रखिए, बने रहिए, अच्छा अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ये फंडामेंटली भी नंबर्स बार के काफ़ी बेहतर दिखाई पड़े थे। दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद है राजगढ़ से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आज आपका? जी सर, मेरा वेदांता पे था सर। मेरे पास वेदांता के शेयर थे 110 250 के भाव पे। ये खरीदारी कब की आपकी शर्मा साहब? सर एक डेढ़ 2 साल हो गया लगभग सर। तो आपका तो कॉस्ट और नीचे का होगा, क्योंकि डिविडेंड ही आपको इतनी बार मिल गया होगा इसमें। हाँ, 8-10 हजार रुपये डिविडेंड मिल चुका है सर इसमें मेरे को। तो अगर मान लीजिए आपको 10,000 डिविडेंड मिला तो 25,000 रुपये में 10,000 रुपये डिविडेंड आ चुका है, राइट? हाँ सर। तो मोटा मोटा अभी कॉस्ट तो 125 रुपये होनी चाहिए, या 130-140 रुपये। हाँ तो डिविडेंड देखो आ गया ना सर। ओके, करना क्या चाहिए इसमें रचित? हाँ सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं चाहता जी सर मैं चाहता हूँ कि इसमें क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, मतलब आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं अपन को, या फिर और क्या टारगेट आ सकता है इसमें। ओके, तो रचित जी ऑलरेडी बढ़िया दाम पर खरीदारी है वेदांता की, कॉस्ट में यानी कैपिटल एप्रिसिएशन ही ऑलमोस्ट डबल है और डिविडेंड अलग पाया है इन्होंने। सो अभी और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं और करना क्या चाहिए पूछना चाह रहे हैं, तो आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, दो ऑप्शंस हैं। अगर कोई भी स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न देता है तो अपने आप में एक बहुत ही प्यारा स्टॉक बन जाता है। वो बोलते हैं ना, सपूत जो होता है वो हर एक माँ बाप को प्यारा होता है, और इसने सपूत का परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए ये इसमें रहना चाह रहे हैं। तो चलिए इनकी इस इच्छा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर इनको अपने सपूत को एवरेज भी करना है तो करंट लेवल्स पे नहीं, अराउंड 395 रुपए के आसपास दिखे तो ही एवरेज करें। इसके अलावा दूसरी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि इतने सारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, अगर आपको फंड डिप्लॉय करना है तो आई एम प्रीटी श्योर कि मनी 9 में इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। यहां से भी कुछ उठा के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। ये आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप इसको रखें। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको इसी पे स्टिक अराउंड करना है, बिल्कुल एवरेज करें, 395 रुपए के आसपास आए, अपनी एवरेज पोजीशन बनाएं। तो 395 के आसपास आए वहां आप एवरेज करें, लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे की है और अगर आप एवरेज करेंगे तो ऊपर की तरफ ले जाएगा। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा और किसी अच्छे विकल्प को भी तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है गौरव शर्मा साहब का। इनके पास मॉइल के शेयर हैं, 2000 शेयर हैं, 415 रुपये के दाम पर इनके खरीदे हुए शेयर हैं। बहुत देर से सवाल भी पूछ रहे हैं, ये करना क्या चाहिए इसमें रचित सर मॉइल में? देखिए, मॉइल में आप देखें थोड़े से टाइम के लिए पेन आपको देखने को मिल रहा है और इनकी बाइंग प्राइस से नीचे ही आ गया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देखें एक तरीके से एक 285 290 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो आप उसको वहां पे एवरेज करें, सो दैट आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी नीचे हो जाए। और ये तभी करें जब आपका मीडियम टर्म टाइम होराइजन हो, क्योंकि अगर वहां पे एवरेज करने के बाद ये 360 के ऊपर मेंटेन करता है तो आपको बहुत इजीली 425 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। तो आप यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे आप एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल स्नेहिल राज जी का आया है, ये पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। 3400 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है और 35 शेयर हैं। ये फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या यहाँ पर एवरेज किया जाए या वेट करें? पीआई इंडस्ट्रीज इनके पास है और इनकी बाइंग प्राइस क्या है? इन्होंने 3400 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 3400। इसमें आप क्यों ऊपर के दाम में एवरेज करेंगे, मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूं। क्योंकि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, केमिकल, आप देखिए कि अभी
आपने भी देखा होगा जब हमने वीक के स्टार्टिंग में बात करी थी कि चाइना पे जो टैरिफ वॉर पे टैरिफ लग रहा है उसका कहीं ना कहीं फिर एक केमिकल सप्लाई जो है वो हमारे साइड होता हुआ दिखेगा। यूएस जिस तरीके से चाइना पे अपना टैरिफ लगा रहा है, और ऐसी अगर कोई सेक्टर होता है जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है इंटरनेशनल फैक्टर्स के लिए, उसमें अपने पोजीशन बना रखी है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर मेंटेन कर रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर यू टू एवरेज। अगर आपको फंड डिप्लॉय करना है मार्केट में तो कोई और स्टॉक देखें। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको जो आपने बाइंग करी है उसके लिए एक लेवल जरूर दे सकता हूं कि अगर सारी सिचुएशन ठीक रहती है और नंबर्स ठीक रहते हैं तो मीडियम टर्म में आपको 4200 का भाव देखने को मिल सकता है। बट ऐसा सेक्टर जो इतना ज्यादा इंटरनेशनल फैक्टर से गवर्न होता है उसमें और पैसा डिप्लॉय करना मैं एडवाइस नहीं करूंगा। तो आप इतना बड़ा पैसा यहाँ पर डिप्लॉय ना करें, और अच्छे नाम अच्छे विकल्प हैं, आप उनको देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। जयपुर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं तनुष मान साहब। मान साहब नमस्कार। सर नमस्कार। रचित जी खुश हो रहे हैं, वो भी जयपुर के ही हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं जयपुर का खातीपुरा का रहने वाला हूँ, वैशाली नगर, और मेरे एमओआईएल के शेयर हैं 750 क्वांटिटी, 361 रुपए से प्राइस है, 10 दिन पहले लिया है। ओके, तो 1 साल का व्यू है मेरा। ओके, अभी थोड़ी देर पहले इस पे बात हो ही रही थी। अभी 5 मिनट पहले अगर आपने सुना होता तो मोबाइल पे ही बात हो रही थी। एनीवेज, रचित सर जयपुर के ही हैं और आपको इन्होंने एड्रेस भी दे दिया। 750 शेयर हैं, 360 रुपए के दाम पे खरीदारी है। बताइए अब क्या किया जाए? ध्यान से पकड़ लेंगे आपको ये। बिल्कुल 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 नहीं, देखिए देश इतना छोटा हो चुका है कि पकड़ा तो मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, और खैर ऐसे काम मैं करने में विश्वास नहीं रखता जिससे मुझे पकड़ा जाए। बट एनी हाउ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इसमें पोजीशन बनाए रखें, और आपके पास 750 शेयर हैं, अगर अराउंड आपको ये अराउंड 290 295 लेवल्स पे मिलता है तो 250 शेयर अगर आप ऐड करने की पोजीशन में हैं तो और ऐड करें, और अराउंड 360 365 के ऊपर जो ब्रेकआउट देगा उसके बाद आपको 425 रुपए का लेवल भी ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा सकता है। अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और करेक्शन आता है तो 250 शेयर और ऐड करें। तो करेक्शन आया तो 250 शेयर आप और ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए अपनी पोजीशन के अंदर आप मान साहब बने रह सकते हैं। इसके अलावा महेश जी का एक सवाल आया है एनटीपीसी को लेकर। इनके पास ये शेयर खरीदना चाहते हैं, 30% नीचे आ गया है इनकी खरीदारी से, अब और इसमें खरीदारी करने की इच्छा है, क्या खरीदारी करें या अभी वेट करें? देखिए एनटीपीसी में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज के टाइम में जिस तरीके से ये रिन्यूएबल के ऊपर तो बढ़ ही रहे हैं, इनका न्यूक्लियर के ऊपर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रहा है, विच कैन बी द फ्यूचर ऑफ पावर एंड एनर्जी इन इंडिया। तो मैं समझता हूं अगर आपके पास है और अगर ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल आप करंट लेवल्स पे इसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन बहुत अच्छा आ गया है, और कहीं ना कहीं इसने एक छोटा सा बॉटम बनाने की कोशिश करी थी 298 लेवल्स के ऊपर, उसके ऊपर ये मेंटेन ही कर रहा है। बिल्कुल आप करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाएं, और 364 370 के लेवल का जब ये ब्रेकआउट देता है आपको और अच्छे लेवल दिखा सकता है। बहुत ही उम्दा शेयर है, बने रहें, घबराने की कोई भी बात नहीं। ओके, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, दिनेश राठी हैं कोल्हापुर से। राठी साहब नमस्कार। चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन शेयर थे इनके पास सीएट के, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और हाल फिलहाल में ये चला भी सीएट। नंबर थोड़े से वीक थे लेकिन खरीदारी का दाम अच्छा है, 2700 के दाम पे खरीदारी है, 30 शेयर हैं। टायर स्पेस वैसे भी चाहे एमआरएफ हो, अपोलो हो, जेके हो, 3 साल के लोस के आसपास है। सीएट हालांकि थोड़ा रेजिलियंट है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सीएट में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पोजीशन बरकरार बना के रखी हुई है, बिल्कुल बरकरार रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं टायर स्पेस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है दैट द वर्स्ट इज ओवर। क्योंकि आप देखें अपोलो टायर का भी जिस तरीके से रिजल्ट आया था, और उसके बाद हमने जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब टायर स्पेस में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का मैं आपको एक और कारण बताता हूं कि ऑटोमोटिव स्लोडाउन बहुत बड़ा हमने देखा है पिछले जो कुछ क्वार्टर्स गए हैं, और जैसे कि हम कंजम्पशन बूस्ट की बात कर रहे हैं, वो ऑटोमोटिव स्लोडाउन भी है जो खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपने इसमें पोजीशन ले रखी है, बिल्कुल बनाए रखें, बट हाँ करंट लेवल्स पे मैं एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम ये बना है
ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पोजीशन बरकरार अपने बनाए रखें। अगर ये किसी भी कारण से, कोई इंटरनेशनल फैक्टर से या किसी भी कारण से करेक्शन करता हुआ दिखता है और आपको और 2620 के आसपास अगर दिखता है तो और एवरेज करें। अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो आपको 3400 के लेवल्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं।